फिल्म की शुरुआत होती है और हम एक ऐसे टाउन को देखते हैं जिसकी हालत काफी बिगड़ चुकी है। पूरा इलाका उजड़ा हुआ नजर आता है और वहां इंसानों का कोई नामो निशान नहीं दिखाई देता। यानी कि वो पूरा इलाका बिल्कुल सुनसान पड़ा है। असल में वहां एक जानलेवा रेडिएशन फैल चुका है जिसकी वजह से सारे लोग मारे जा चुके हैं और जो कुछ लोग अभी जिंदा बचे हैं वो बड़ी मुश्किलों में अपनी जिंदगी काट रहे हैं। इसके बाद हम अगले दृश्य में एक लड़की एना को देखते हैं जो एक सेफ्टी सूट पहनकर शहर की ओर जाती है कुछ जरूरी चीजें इकट्ठा करने के लिए। जब वो सामान लेकर वापस लौटती है तो जैसे ही अपने घर के पास पहुंचती है वो बिना देर किए अपना सूट उतार देती है। दरअसल एना जिस जगह रहती है वो पहाड़ियों और जंगलों के बीच होने के कारण पूरी तरह महफूज है। घर लौटने के बाद एना अच्छे से स्नान करती है ताकि अगर उसके शरीर पर कोई रेडिएशन बचा हो तो वो भी हट जाए। ये सब करने के बाद एना आराम से सो जाती है। अगले दिन जब एना अपने कुत्ते के साथ अपने लगाए हुए जालों की जांच करने जाती है तो उसे पता चलता है कि उनमें कुछ भी नहीं फंसा, यानी खाने लायक कुछ भी हाथ नहीं लगा। लेकिन तभी उसका डॉग अचानक से दौड़ पड़ता है। एना भी घबराकर उसके पीछे पीछे दौड़ने लगती है। कुत्ते का पीछा करते हुए वो एक अजीब सी दिखने वाली कार के पास पहुंचती है और तभी उसका डॉग किसी को देखकर वहां से भाग निकलता है। इसी वजह से एना अब एक कोने में छिपकर ये देखने लगती है कि आखिर वहां कौन मौजूद है, वही इंसान जिसे देखकर उसका डॉग घबरा गया था। एना देखती है कि एक शख्स जो कि एक प्रोटेक्शन सूट पहने हुए है उस गाड़ी के नजदीक पहुंचता है और उसका नाम जॉन होता है। वो अपनी डिवाइस से वहां रेडिएशन की जांच करने लगता है लेकिन उसे वहां किसी भी तरह की रेडिएशन का पता नहीं चलता। ये देखकर जॉन बहुत खुश हो जाता है और खुशी में वो अपना सूट उतार देता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। इसके बाद जॉन वहां से थोड़ा आगे बढ़ जाता है। उसके जाते ही एना धीरे से उसकी गाड़ी की ओर बढ़ती है मगर तभी एना का डॉग उसे इशारा करता है कि उसके पीछे चले। जब एना उसके पीछे जाती है तो उसे जॉन दिखाई देता है जो उस वक्त झरने के नीचे नहा रहा होता है। एना बिना देर किए उसके पास दौड़ती है और इसे तुरंत पानी से बाहर आने के लिए कहती है। लेकिन जॉन जब एना के हाथ में बंदूक देखता है तो वो डर भी जाता है और सतर्क भी हो जाता है। इसीलिए वो झट से अपनी गन उठाता है और एना की ओर निशाना साध देता है। उस वक्त एना उसे समझाने की कोशिश करती है, सुनो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाने आई हूं और ना ही तुम्हें मारने, बल्कि मैं तो तुम्हारी मदद करना चाहती हूं। तुम्हें रोकने आई हूं ताकि तुम इस पानी से दूर रहो क्योंकि ये पानी असल में शहर की तरफ से आ रहा है और इसमें रेडियो एक्टिव जहर है। ये बात सुनते ही जॉन घबरा जाता है, इसलिए वो एना की बात मानते हुए तुरंत झरने से बाहर निकल आता है। लेकिन तब तक वो रेडिएशन उसके शरीर में पहुंच चुकी होती है और उसकी हालत बिगड़ने लगती है। वो उल्टी करने लगता है। फिर जॉन दौड़कर अपनी गाड़ी तक आता है और वहां से एक इंजेक्शन निकालकर खुद को लगाने की कोशिश करता है लेकिन हालत बिगड़ने की वजह से वो खुद को इंजेक्ट नहीं कर पाता। तब एना आगे बढ़कर उसकी मदद करती है और उसे इंजेक्शन देती है। उसके बाद एना जॉन को अपने घर के पास लाकर उसके ऊपर पानी डालती है और उसे अच्छी तरह से धोती है। फिर वह उसे अंदर ले आती है जहां जॉन की तबीयत अब भी काफी नाजुक बनी रहती है। अगली सुबह एना जॉन के लिए उसकी मेडिसिन लेकर आती है मगर इसके बावजूद भी जॉन की हालत में कोई सुधार नहीं आता बल्कि उसकी तबीयत धीरे धीरे और गिरने लगती है। फिर भी एना उसकी पूरी देखभाल करती रहती है और हर पल उसका ध्यान रखती है। जब रात को एना उसे चेक करने आती है तो देखती है कि जॉन को तेज बुखार है और वो बेचैनी में पड़ा तड़प रहा है। ये देखकर एना उसे ठंडे पानी की पट्टियां लगाती है ताकि उसका बुखार थोड़ा कम हो सके। लेकिन इसके बावजूद भी जब अगली सुबह तक उसकी हालत में कोई फर्क नहीं आता और उसे होश नहीं आता तो एना अंदर से बहुत घबरा जाती है। वो पूरे दिल से जॉन के ठीक होने के लिए ऊपर वाले से दुआ करती है और उसकी ये प्रार्थना कबूल हो जाती है क्योंकि कुछ ही देर में जॉन की तबीयत में सुधार आने लगता है। फिर शाम को एना घर के बाहर जॉन के साथ बैठकर बातें कर रही होती है। तभी वो उसे एक फोटो एल्बम दिखाती है जिसमें उसके भाई की तस्वीर होती है। साथ ही एना उसे बताती है कि मैं यहाँ अपने डैड और भाई के साथ रहा करती थी लेकिन एक दिन रेडिएशन की वजह से मेरे डैड की जान चली गई और फिर एक दिन मेरा भाई जरूरी सामान लेने बाहर गया लेकिन वो कभी वापस नहीं लौटा। मुझे अब तक नहीं पता कि वो कहाँ है, जिंदा है या नहीं। ये सुनकर जॉन भी बहुत भावुक हो जाता है और चुपचाप एना को देखने लगता है। फिर अगले दिन जब एना खेत में काम कर रही होती है तो जॉन उसके पास आकर पूछता है, तुम्हारे पास तो ट्रैक्टर है, फिर तुम यूं हाथों से मेहनत क्यों कर रही हो? इस पर एना जवाब देती है, ट्रैक्टर तो है लेकिन उसे चलाने के लिए फ्यूल चाहिए जो हमारे पास उसे चलाने के लिए फ्यूल चाहिए जो हमारे पास दूर नहीं। एक जॉन कहता है हम यहाँ से ज्यादा दूर नहीं, एक फ्यूल स्टेशन कहती है हम वहां से तेल ले आएंगे। कोई भी इस पर वर्कर एना नहीं है जो कहती मुझे है फ्यूल दे मगर सके। वहां कोई भी वर्कर नहीं है जो मुझे फ्यूल दे सके। तुम इतनी जॉन हैरानी से कहता है और अब तुम तक इतनी देर से यहाँ रह रही हो और अब तक फ्यूल का इंतजाम नहीं कर पाई। फिक्र मत करो, मैं बहुत जल्द कहीं से फ्यूल जुटा लूंगी। इसलिए अब एना फ्यूल लेने निकलती है और उसे एक कंटेनर में भर लेती है
और ये सब करते हुए जॉन उसे दूर से देख रहा होता है। जब एना वापस घर पहुंचती है तो वो बहुत खुश नजर आती है और जॉन का आभार जताते हुए कहती है, अकेले रहते रहते मेरे दिमाग से ये बात ही निकल गई थी कि मैं खुद भी वहां जाकर फ्यूल ला सकती हूँ। इस पर जॉन मुस्कुराकर कहता है, हाँ, जब इंसान अकेला होता है तो उसका मन कुछ अजीब सा महसूस करता है। फिर जॉन बताता है, मैं भी काफी लंबे समय तक एक बंकर में रहा हूं, एकदम अकेला। वहां मुझे लगता था कि मेरी जिंदगी जैसे ठहर गई है, जैसे कोई बदलाव ही नहीं आ रहा। मैं पेशे से इंजीनियर हूं और उसी दौरान मैंने ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं उस बंकर से बाहर निकलूंगा, मैं खुली हवा में जीऊंगा। इसीलिए मैंने खुद के लिए वो अनोखी गाड़ी और वो सेफ्टी सूट डिजाइन किया ताकि बाहर निकल सकूं। अगली सुबह हम देखते हैं कि एना मछली पकड़ने में लगी होती है और थोड़ी देर बाद वो एक मछली पकड़ भी लेती है। फिर वो उसी मछली को पकाकर जॉन के साथ मिलकर खाती है और दोनों मिलकर खाना एंजॉय करते हैं। इस दौरान एना जॉन को बताती है, पहले मेरे पास एक जनरेटर था लेकिन अब वो खराब हो चुका है और काम नहीं करता। ये सुनते ही जॉन तुरंत उस जनरेटर को चेक करने जाता है और उसे ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन उसमें कामयाब नहीं हो पाता। जनरेटर फिर भी चालू नहीं होता। अब जॉन एना को लेकर वाटरफॉल के पास आता है। वहां उसका दिमाग एक नए आइडिया पर काम करने लगता है। वो एना से कहता है, हमें लकड़ियों से एक बड़ा सा पहिया बनाना होगा। जैसे ही इस झरने का पानी उस पर गिरेगा वो पहिया घूमने लगेगा और उससे जनरेटर भी चलने लगेगा। जॉन की ये बात एना को भी बेहद पसंद आती है और वो बहुत खुश हो जाती है। अब दोनों वापस घर जाकर लकड़ी इकट्ठा करने की योजना बनाने लगते हैं। इस दौरान जॉन एना से कहता है, हम पुराने चर्च को तोड़कर उसकी लकड़ियों से वो बड़ा पहिया बना सकते हैं, जैसा हमें चाहिए। लेकिन एना उसे मना कर देती है और कहती है, जब मैं अकेली थी, जब मुझे किसी का साथ नहीं था, तब उस सुनसान चर्च ने ही मुझे थोड़ा सहारा दिया था, मैं उसे नहीं तोड़ सकती। उसके बाद जॉन एना को समझाने की कोशिश करता है और कहता है, अगर तुम सच्चे दिल से दुआ करोगी तो तुम्हें चर्च जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मगर फिर भी वो नहीं चाहता कि एना को उसकी किसी बात से बुरा लगे, इसलिए वो जनरेटर को चालू करने का प्लान यही रोक देता है। इसके बाद एना खेत में काम करने के लिए निकल जाती है और उधर जॉन एक सुनसान पड़ी सुपरमार्केट में पहुंचता है। वहां उसे कुछ शराब की बोतलें मिलती हैं जिन्हें वो वहीं बैठकर पीने लगता है। थोड़ी देर बाद जब एना वहां पहुंचती है तो जॉन उसे देखकर और ज्यादा पीने लगता है और धीरे धीरे इतनी शराब पी लेता है कि बुरी तरह नशे में आ जाता है। एना उसे किसी तरह से संभालते हुए घर वापस लाती है, लेकिन घर पहुंचने पर जॉन उस पर गुस्सा करने लगता है, चिल्लाने लगता है, जिससे एना बहुत दुखी और मायूस हो जाती है और वहां से चुपचाप निकल जाती है। फिर अगली सुबह जॉन एना के लिए ब्रेकफास्ट बनाकर लाता है और उससे बीती रात की सारी बदतमीजी के लिए माफी मांगता है। इस पर एना मुस्कुराकर कहती है, ठीक है, मैं नाराज नहीं हूं, तुम टेंशन मत लो। इसके बाद हम रात का सीन देखते हैं जहां दोनों कैंडल की रोशनी में डिनर कर रहे होते हैं। इसी दौरान एना अचानक बहुत ज्यादा शराब पीने लगती है। जॉन उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन एना उसकी कोई बात नहीं सुनती और शराब पर शराब पीती जाती है। इतनी ज्यादा शराब पीने की वजह से वो अपना होश खो देती है और उसे ये भी अंदाजा नहीं रहता कि वो क्या बोल रही है, क्या कर रही है। उसी हालत में वो जॉन को शादी के लिए प्रपोज करने लगती है, मगर जॉन बड़े शांत अंदाज में उसे मना कर देता है और कहता है, अभी हमारी जिंदगी में बहुत सारी मुश्किलें हैं, शादी की बात बाद में करेंगे। इसलिए जॉन कहता है कि शादी के बारे में हम बाद में सोचेंगे, जिस पर एना भी सहमत हो जाती है। अगले दिन जब एना अपने डॉग के साथ जंगल में होती है, तभी उसका डॉग अचानक दौड़ते हुए एक अजनबी के पास चला जाता है और वहीं रुक जाता है। यहां हमें उस आदमी का नाम पता चलता है। उसका नाम कैलेब होता है। उसकी हालत कुछ ठीक नहीं लग रही होती। वह बीमार और थका हारा नजर आता है। वो एना से मदद मांगता है और पीने के लिए पानी चाहता है। एना उसकी मदद करने के इरादे से उसे पानी देने के लिए अपने घर की ओर ले आती है, लेकिन जैसे ही जॉन उस अनजान आदमी को देखता है, वह तुरंत उस पर गन तान देता है। तभी एना बीच में आकर जॉन से कहती है, रुको, इसे मत मारो, ये हमसे कुछ नहीं चाहता, सिर्फ पानी मांग रहा है। फिर एना कैलेब की मदद करती है और उसे पानी देती है। इस दौरान कैलेब बताता है कि वो पास की एक गुफा में अपने साथियों के साथ रहा करता था, लेकिन जब रेडिएशन फैलने लगी तो उसके सभी साथी मारे गए। इसलिए वह किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकला। वो पूछता है कि हमें कुछ वक्त के लिए आप लोगों के साथ रह सकता हूं? इस पर जॉन उसे घर के बाहर रुकने की इजाजत दे देता है, लेकिन एना उससे कहती है कि हमें कैलेब को घर के अंदर ही ठहरने देना चाहिए, और फिर वो कैलेब को अपने घर के अंदर ले आती है। इसके बाद जब ये तीनों साथ बैठकर खाना खा रहे होते हैं तो कैलेब जॉन से पूछता है, आखिर तुम यहां कैसे पहुंचे? जॉन जवाब देता है, असल में मैं नॉर्थ की तरफ सफर कर रहा था, तभी वहां से छोटा लड़का भागता हुआ आया। उसकी उम्र कम थी और तबीयत बहुत खराब लग रही थी। वो मुझसे खाना छीनने की कोशिश कर रहा था,
लेकिन वो खुद रेडिएशन से बहुत ज्यादा बीमार हो चुका था। कुछ ही समय में उसकी हालत इतनी बिगड़ गई कि मैं उसे वही छोड़कर इधर आ गया। डिनर के बाद एना कैलिब को उसका कमरा दिखाने ले जाती है। ये देखकर जॉन एना को टोकता है और कहता है, तुम ये क्या कर रही हो? तुम इस शख्स के बारे में कुछ भी नहीं जानती। तुम्हारे लिए यही सही रहेगा कि उससे दूरी बनाए रखो। एना गुस्से में कहती है, जॉन ये तुम क्या कह रहे हो? क्या अब तुम मुझ पर शक करने लगे हो? फिर वो सवाल उठाती है, और हाँ, तुमने उस लड़के के बारे में पहले क्यों नहीं बताया जो रेडिएशन का शिकार था और जिसे तुम अकेला छोड़कर यहां तक आ गए? जॉन कुछ देर चुप रहता है, फिर धीरे से कहता है, एना मैं तुम्हें बताना चाहता था, लेकिन मुझ में हिम्मत नहीं थी, क्योंकि जो सच था वो शायद तुम सुन भी नहीं पाती। एना की आंखें भर आती हैं। वो मायूस होकर कहती है, मैं अपने पापा को खो चुकी हूं और मेरा भाई भी अब तक लापता है। मैंने पहले ही सब कुछ झेला है, इसलिए अब मुझ में इतना दम है कि मैं हर सच्चाई का सामना कर सकती हूं। एना की ये बात सुनकर जॉन आखिरकार सच बोल ही देता है। वो लड़का कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा ही भाई था और मैंने ही उसे गोली मार दी थी। ये सुनते ही एना जैसे टूट जाती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो फूट फूट कर रोने लगती है। जॉन पछतावे में डूबा हुआ उससे माफी मांगता है और इस बार भी एना दिल टूटने के बावजूद उसे माफ कर देती है। अगले दिन जॉन और कैलब जंगल में शिकार पर जाते हैं, जहां वे एक ऑस्ट्रिच को पकड़ लेते हैं और उसे घर ले आते हैं। रात में वे उसी ऑस्ट्रिच को पकाकर डिनर में खाते हैं। डिनर के दौरान फिर से वही पुरानी बात छिड़ती है, उस वाटर व्हील को बनाने की। इस बार कैलब जॉन से कहता है, हमें चर्च को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, वह दुआ की एक पाक जगह है, हमें उसे वैसे ही रहने देना चाहिए। लेकिन इस बार एना कुछ और ही जवाब देती है, जो तुम्हें सही लगे वही करो जॉन, मैं हर फैसले में तुम्हारे साथ हूं, हर कदम पर। एना की ये बात सुनकर जॉन मान जाता है और फिर अगले ही दिन तीनों मिलकर चर्च को तोड़ना शुरू कर देते हैं ताकि उसका लकड़ा इस्तेमाल करके वाटर व्हील तैयार किया जा सके। इसी दौरान एना और कैलब के बीच की नजदीकियां बढ़ने लगती हैं। दोनों पहले से कहीं ज्यादा करीब आ जाते हैं और ये सब देखकर जॉन को अंदर ही अंदर बहुत बुरा लगता है। उसे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आता, इसलिए वो एना से बात करता है और कहता है, तुम जो कर रही हो उससे मुझे कोई परेशानी नहीं है, ये तुम्हारी जिंदगी है, तुम्हें पूरा हक है कि तुम जिसे चाहो उसके साथ रहो, चाहे वो मैं हो या कैलब। ये सुनकर एना साफ साफ जवाब देती है, जॉन तुम गलत समझ रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। एना ये सब कहकर रोते हुए वहां से चली जाती है। अगले दिन हम देखते हैं कि उनका आधा वाटर व्हील अब बनकर तैयार हो चुका है। इसी बात की खुशी में रात को तीनों एक साथ कैंडल लाइट डिनर करते हैं। डिनर के बाद वे तालाब की तरफ जाते हैं, जहां मस्ती के लिए एक गेम खेलते हैं। गेम कुछ यूं होता है कि कैलब एक बोतल को तालाब के पानी में फेंक देता है और अब एना और जॉन में से कोई एक उसे ढूंढेगा। पहले जॉन जाता है बोतल तलाशने के लिए, लेकिन उसे वो बोतल पानी में नहीं मिलती। फिर एना की बारी आती है। थोड़ी देर में एना पानी से बाहर आकर कहती है, बोतल मुझे दिखी थी लेकिन मैं उसे पकड़ नहीं पाई, वो मेरे हाथ से फिसल गई। एना की ये बात सुनकर कैलब को उस पर जरा भी यकीन नहीं होता, इसलिए वो खुद उसके साथ पानी में उतरता है, ये देखने के लिए कि बोतल वाकई वहां है या नहीं। ये देखकर जॉन के चेहरे पर फिर से मायूसी छा जाती है। जब दोनों पानी से बाहर आते हैं तो जॉन अचानक एना से कहता है, मैं अब तैयार हूं शादी के लिए, हमें अब शादी कर लेनी चाहिए। इसलिए दोनों थोड़ी प्राइवेट बातचीत करने के लिए कमरे में चले जाते हैं, मगर वहां शराब के असर से जॉन इतना नशे में होता है कि वो बात करने के बजाय वहीं सो जाता है। ये देख एना को बहुत बुरा लगता है, इसलिए वो कैलब के पास चली जाती है और कुछ समय उसके साथ बिताती है। अगले दिन सुबह का सीन होता है। एना टेबल पर बैठी होती है, तभी कैलब आकर उसके साथ बैठ जाता है। जॉन ये देखकर फिर से अंदर ही अंदर परेशान हो जाता है, लेकिन इस बार उसे कुछ गड़बड़ महसूस होती है। हालांकि कुछ ही पल बाद एना वहां से उठ जाती है और टेबल छोड़कर चली जाती है। इसके बाद जॉन और कैलब मिलकर व्हील को पूरा करने का आखिरी काम करने निकलते हैं। रास्ते में जॉन कैलब से कहता है, तुम्हारे आने से एना और मैं फिर से एक दूसरे के काफी करीब आ गए हैं, इस बात के लिए मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूं। ये सुनते ही कैलब हल्की मुस्कान के साथ जवाब देता है, जॉन तुमसे झूठ बोला नहीं जाता, और सच कहूं तो झूठ बोलते हुए तुम बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। कैलब मुस्कुराकर कहता है, सच तो यह है कि तुम तो यही चाहते थे ना कि मैं कभी यहां आता ही नहीं। ये बात सुनकर जॉन चुप रह जाता है और कोई जवाब नहीं देता। फिर दोनों दोबारा काम में लग जाते हैं और आखिरकार उनका वाटर व्हील पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाता है। अपनी मेहनत को साकार होते देख दोनों बेहद खुश हो जाते हैं। लेकिन तभी जब कैलब सेफ्टी सूट पहनकर रस्सी के सहारे ऊपर चढ़ रहा होता है, उसका पैर अचानक फिसल जाता है। जॉन तुरंत रिएक्ट करता है और रस्सी पकड़कर उसे गिरने से बचा लेता है, मगर जैसे ही दूसरी बार कैलब का पैर फिसलता है, दोनों एक दूसरे की आंखों में झांकते हैं। इस पल में कैलब को जॉन की आंखों में एक अजीब सी नफरत नजर आती है
और वो सब कुछ समझ जाता है कि इस बार जॉन उसे बचाने वाला नहीं है। यहां सीन कट हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जॉन अकेला घर लौट आता है और तभी एना उसके सामने आकर अपना दिल खोल देती है। वो कहती है, जॉन, मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है। कल रात मैं शराब के असर में थी और मैंने होश में बिना कैलब के साथ वक्त गुजार लिया। प्लीज मुझे माफ कर दो। इस पर जॉन बिल्कुल शांत लहजे में जवाब देता है, कोई बात नहीं है ना, मैं तुम्हें माफ करता हूं, टेंशन मत लो। और वैसे भी कैलब अब यहां से जा चुका है। वो मेरा सूट लेकर निकला है और जाते जाते हमारा शुक्रिया भी अदा कर गया है। जॉन की यह बात सुनकर एना बेचैन हो जाती है। उसे शक होता है, इसलिए वो तुरंत घर से बाहर दौड़ती है और चारों तरफ नजर दौड़ाती है, लेकिन उसे कहीं कोई नजर नहीं आता। अब एना का शक गहरा जाता है। उसे लगने लगता है कि शायद जॉन ने ही कैलब को रास्ते से हटा दिया है। यही शक और उदासी उसे अंदर ही अंदर खा जाती है और वो इसी दुख के साथ कुछ दिन बिता देती है। कुछ दिनों बाद अचानक घर की लाइट्स जल उठती है, क्योंकि जॉन ने घर की वायरिंग को जनरेटर से जोड़ दिया था और व्हील के जरिए जनरेटर को चला दिया। लाइट देखकर एना की आंखों में थोड़ी चमक लौटती है। अगले दिन जब वो स्टोर रूम में कुछ सामान ढूंढने जाती है तो वहां उसे एक पियानो नजर आता है। वही पियानो जो पहले चर्च में हुआ करता था। चर्च को तोड़ने के बाद जॉन ने उसे यहां लाकर रख दिया था। एना धीरे धीरे उस पियानो को बजाने लगती है। तभी वहां जॉन भी आ जाता है, लेकिन इस बार एना जिस नजर से उसे देखती है वो नजर सब कुछ बयां कर देती है, जैसे कि उसे अब पूरी सच्चाई पता चल चुकी हो कि जॉन ने ही कैलब को खत्म किया है। उसकी आंखों में अब भरोसे की कोई जगह नहीं रह गई थी, बस एक गहरी चुप्पी और टूटे हुए विश्वास का सन्नाटा था। और फिर एना उसी उदासी और खोए हुए विश्वास के साथ पियानो बजाती रहती है और जॉन चुपचाप वहीं खड़ा उसकी धुन सुनता है। और एना की इन्हीं टूटी भावनाओं के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।